नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां एक पूरी की पूरी सभ्यता का आधार कोई महल, पत्थर या कानून की किताब नहीं बल्कि सिर्फ शब्द थे। सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जिसकी कोई राजधानी नहीं थी, कोई एक पक्का राजा नहीं था, फिर भी हजारों साल तक वो फलता फूलता रहा। तो सवाल यही है कि बिना किसी राजधानी, राजा या लिखी हुई कानून की किताब के कोई सभ्यता चलती कैसे है? यही वो पहेली है जो वैदिक काल को इतना इतना दिलचस्प बना देती है। ये शासन और सामाजिक व्यवस्था का एक बिल्कुल ही अलग मॉडल था। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 6 हिस्सों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि बिना राज्य की दुनिया कैसी थी, वो कौन सा ज्ञान था जो इस समाज को चलाता था, असली ताकत किसके हाथ में थी, गायों और कुलों का क्या मतलब था, वो किन देवताओं को पूजते थे, और आखिर में उन्होंने भविष्य के भारत के लिए कैसा खाका तैयार किया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई एक छत्र राज्य नहीं था। ये एक ऐसा जमाना था जहां ताकत किसी के हुक्म से नहीं बल्कि सबकी सहमति से चलती थी। अच्छा, ये जो पूरा वैदिक काल है ना, इसे समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ये चला करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर आया उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और इसी दौर में समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। तो अगर कोई कानून की किताब नहीं थी तो भाई ये समाज चलता कैसे था? इसका जवाब मिलता है हमें ज्ञान में। वो पवित्र ग्रंथ जिन्हें लिखा नहीं गया बल्कि कानों कान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। एक तरह से यही इस सभ्यता का असली संविधान थे। देखिए, वैदिक ज्ञान के 2 मेन सोर्स हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। माना जाता है कि ये वो दिव्य ज्ञान है जिसे ऋषियों ने सीधे सुना था, जैसे कि वेद। इसीलिए इसे सबसे ऊपर और हमेशा सच माना जाता है। और दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। ये इंसानों के रचे हुए ग्रंथ हैं, जैसे धर्मशास्त्र और महाकाव्य, जिनमें समय के साथ बदलाव हो सकता था। अब ये जो ज्ञान है ना, ये कोई एक किताब नहीं है, बल्कि हर वेद के 4 लेवल हैं। शुरुआत होती है संहिता से। इसमें मूल मंत्र और भजन हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो ये बताते हैं कि इन मंत्रों को यज्ञ और रिचुअल्स में कैसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद है आरण्यक, जिन्हें वन ग्रंथ भी कहते हैं। ये कर्मकांड से गहरे दर्शन की तरफ एक पुल का काम करते हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जहां आत्मा और ब्रह्म जैसे बड़े बड़े दार्शनिक सवालों पर बहस की गई है। अब देखते हैं कि ये लोग खुद को चलाते कैसे थे, मतलब शासन कैसे करते थे। ये वो दौर था जब ताकत किसी एक इंसान के हाथ में नहीं थी, बल्कि समुदाय की सभाओं में थी। हर कबीले का एक मुखिया होता था, जिसे राजन कहते थे। और मजे की बात यह है कि उसका एक और नाम था गौपति, यानी गायों का रक्षक। इससे पता चलता है कि उसका मुख्य काम अपने लोगों और उनके जानवरों की रक्षा करना था। वो राजा तो था, पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उससे हर बड़े फैसले के लिए कबीले की सभाओं की मंजूरी लेनी पड़ती थी। वैदिक समाज का स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा और सिंपल था। सबसे छोटी यूनिट थी कुल, यानी परिवार। कई परिवार मिलकर बनाते थे एक ग्राम। गांवों का समूह कहलाता था विश, और कई विश मिलकर बनाते थे एक जन, यानी कबीला, जो उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट थी। ये जो मंजूरी थी ना, वो 3 मेन सभाओं से आती थी। पहली थी सभा, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर एडमिनिस्ट्रेटिव और न्याय वाले फैसले लेते थे। फिर थी समिति, जो एक तरह से पूरे कबीले की संसद थी, जहां बड़े बड़े राजनीतिक फैसले होते थे। और सबसे पुरानी थी विदत, जो आर्थिक, सैनिक और धार्मिक मामले देखती थी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इन लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी, मतलब उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था। बस ये एक शब्द, गविष्ठी, उस पूरे दौर की इकोनॉमी को समझा देता है। इसका मतलब है गायों की खोज। उस समय दौलत का मतलब जमीन नहीं बल्कि मवेशी थे, और ज्यादातर लड़ाइयां भी गायों के लिए ही होती थीं। अच्छा, उस वक्त का टैक्स सिस्टम भी बड़ा मजेदार था। लोग अपने राजन को बलि नाम से एक तोहफा या भेंट देते थे, अपनी मर्जी से। ये आज की तरह कोई फिक्स्ड या जरूरी टैक्स नहीं था। इससे भी हमें उस समय के कबीलाई स्ट्रक्चर का पता चलता है। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन वैसी बिल्कुल नहीं जैसी हम आज समझते हैं। किसी का वर्ण उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से, उसके प्रोफेशन से तय होता था। मतलब ये बाद के समय की तरह कोई कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी। इस शुरुआती दौर में औरतों का रुतबा भी काफी ऊंचा था। उन्हें सम्मान दिया जाता था।
उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था और वो धार्मिक कामों में भी हिस्सा लेती थीं। हमें घोषा और गार्गी जैसी कई विद्वान महिलाओं के नाम मिलते हैं जो इस बात का सबूत है। अब आते हैं धर्म पर। वैदिक धर्म पूरी तरह से प्रकृति पर टिका हुआ था। देवी देवता असल में प्रकृति की ताकतों के ही रूप थे और पूजा का मकसद था दुनिया में सुख समृद्धि पाना। पूजा का जो मेन तरीका था ना, वो था यज्ञ। इसमें मंत्रों के साथ देवताओं को आहुतियां दी जाती थीं। और हाँ, उस समय मूर्ति पूजा का कोई चलन नहीं था। लोग देवताओं से मोक्ष नहीं बल्कि बारिश, बेटे और जानवर जैसी दुनियावी चीजें मांगते थे। देवताओं में सबसे बड़े समझ लीजिए थे इंद्र, युद्ध और बारिश के देवता। उनके बाद नंबर आता था अग्नि का, जिन्हें देवताओं और इंसानों के बीच का मैसेंजर माना जाता था। और फिर थे वरुण, जो पूरी दुनिया की व्यवस्था के रक्षक थे। और आखिर में देखते हैं कि इस पूरे युग ने भविष्य के लिए क्या ब्लूप्रिंट, क्या खाका तैयार किया। प्रारंभिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक का जो सफर था ना, उसी ने आने वाले भारत के इतिहास को एक शक्ल दी। तो ये बदलाव आखिर था कैसा? देखिए, एक तरफ था प्रारंभिक वैदिक समाज, जो आधा घुमंतू था, कबीलों में बटा था और जहां काफी हद तक बराबरी थी। दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल आते आते समाज एक जगह बसकर खेती करने लगा। समाज में ऊंच नीच बढ़ गई, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और औरतों का रुतबा भी कम हो गया। और जानते हैं, उत्तर वैदिक काल में जो ये बदलाव हुए ना, इसी ने आगे चलकर बड़े बड़े राज्यों, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, और भारत की एक फॉर्मल राज्य व्यवस्था की नींव रखी। तो एक तरह से वैदिक काल ने ही भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि अगर किसी समाज के नियम कानून के किताबों में नहीं लिखे हैं